हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक इज काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया क्या कि हम माइक्रोस्कोपिकली क्या हो रहा है उसको देख के मैक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करेंगे। हमने प्रेशर को एक्सप्लेन किया कि पार्टिकल्स का बहुत बारीक मूवमेंट देखा, वहां से कैसे फोर्स बन रही है, प्रेशर बन रहा है, वो डिस्कस किया। अब देखेंगे कि टेम्परेचर का क्या माइक्रोस्कोपिकली और टेम्परेचर का आपस में क्या जुड़ा है। जो लास्ट केस में हमने डेरिवेशन किया है वहीं से शुरू करेंगे। पी वी इज इक्वल्स टू सॉरी P is equals to 1/3 mnv²। यहां पर सारे टर्म्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। P क्या है? एवरेज प्रेशर, है ना। M क्या है? मास ऑफ पार्टिकल। N क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। और V आपकी V² क्या है? वेलोसिटीज का स्क्वायर का एवरेज, पार्टिकल की वेलोसिटीज के स्क्वायर का एवरेज। ठीक है, अगर इसको मैं हल्का सा मैनिपुलेट करूं, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं वॉल्यूम से, 1/3 mnv²। ध्यान से देखें, ये टर्म नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम है और ये वॉल्यूम है, दोनों को मिला के क्या बनेगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1/3 mnv²। n इज टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। n को बाहर निकाल लें और ऊपर नीचे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2/3, और ये बन जाएगा हाफ mv², या इसको आप हल्का सा 2/3 n। बताएं यहां से यहां आने में कोई दिक्कत है? हमने क्या किया है, बस n को सेम रखा है, mv² भी है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया है। देख लें आराम से। कुछ समझाया ही नहीं बेटा, इसका मतलब आप अटेंटिव नहीं हो। ये क्या आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, उसके अंदर वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा? बड़े वाला n बनेगा। बड़े वाला n क्या है? अगर आपको 8-10 महीने पढ़ के समझ में आ रहा तो सही में बहुत दिक्कत वाली बात है। कौन सा ऊपर वाला? ये वाला नहीं आया? ये वी कहाँ गया? अच्छा, ये तो है, ये तो है, ये तो है। देख ले एक बार, सुन ले। मैं कहूं अगर 20 पार्टिकल्स हैं 1 मीटर क्यूब में, 20 पार्टिकल्स इन 1 मीटर क्यूब, इस बात का क्या मतलब हुआ कि 20 पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम आपकी 20 मीटर क्यूब हो जाए, 1 मीटर क्यूब में 20 पार्टिकल हैं, 20 मीटर क्यूब में 400 पार्टिकल हो जाएंगे। ये क्या आपका? ये आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, ये क्या आपकी वॉल्यूम है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दैट वॉल्यूम। ये आ गया। इसके बाद यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है और 2 से डिवाइड कर दिया गया है एक जगह। ठीक है, ये जो टर्म बनी है हाफ mv², ये आपने पहले कभी देखी हुई है? अनिकेत आपने भी देखी है? नहीं, पूछ रहा हूं, आपने देखी है? बताएगा वो क्या होती है, बताएं। काइनेटिक एनर्जी डिफाइन करें, लाइक व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? हाँ जी, हाँ हाँ, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, ये आपका हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी होती है। ये जो मैंने सर्कल किया है, इसको आप लिखें एवरेज
काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल पार्टिकल, ये एक पार्टिकल की एवरेज एनर्जी है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? n। अब मैं यदि इस पूरे की बात करूं तो क्या ये टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी? ये आपकी हाफ एम वी स्क्वायर क्या है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज टोटल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और बाहर 2/n एक कांस्टेंट आ गया। क्लास 12th का सिलेबस 6-7 महीने में खत्म करना होता है, क्योंकि बोर्ड्स होते हैं, उसमें रिपीटेटिव रिवीजन चाहिए होता है। क्लास 11th का सिलेबस 9 महीने तो हो चुके हैं, एक और महीना और लगेगा, 10 महीने में कंप्लीट हो रहा है। तो 12th में इतना स्लो नहीं चल पाते हैं, तो अभी तक आपको हैबिट होनी चाहिए कि छोटे छोटे स्टेप आप बहुत फास्ट पकड़ें और कहेंगे सर आप तेज चलो, हम तो रेडी हैं। ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल पार्टिकल, टोटल काइनेटिक एनर्जी आपकी आ गई। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं PV इज इक्वल्स टू 2/3 E। यहां पे E क्या है? टोटल काइनेटिक एनर्जी, और P और V आपका जो वॉल्यूम रहता है वही है। ठीक, PV को मैं लिख सकता हूं nRT, nRT 2/3 E। और इस 2/3 को अगर साइड लेके आऊंगा, या आप E को साइड ले आए, बाकी इसको साइड ले जाएं, E इज 3/2 nRT, E इज इक्वल्स टू 3/2 nRT। ये सारा पार्ट कांस्टेंट है, और ये आपके पार्टिकल्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देखो इससे बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन निकल के आ रहा है क्या? अगर आपके बॉक्स में जो पार्टिकल्स हैं उनका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका मतलब वो फास्ट मूव कर रहे हैं। टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है। तो टेम्परेचर ज्यादा होने का मतलब ही ये है कि पार्टिकल्स का मोशन ज्यादा है। टेम्परेचर इज नथिंग बट अ मेजर ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स। माइक्रोस्कोपिकली कितने फास्ट मूव कर रहे हैं, उतने उसके अकॉर्डिंग आपका टेम्परेचर डिसाइड होता है। ठीक है, ये आपका इंटरप्रिटेशन है, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। अभी तक हम सिर्फ टेम्परेचर समझते हैं ना कि हीट है कुछ, तो हॉट, आपकी जो हॉट बॉडी है वो कोल्ड बॉडी में हीट जा रही है, इस तरह की बातें बड़ी हैं। बट ये नया इंटरप्रिटेशन है कि टेम्परेचर ज्यादा होने का मतलब है उस सिस्टम के पार्टिकल्स ज्यादा फास्ट मूव कर रहे हैं। आगे बढ़े। ठीक, नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। हाँ जी, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में भी, हाँ बेटा क्या बात है, जाना आपको? जाओ फिर, जाने दो, कर लो कॉल घर पे, तो खराब है तो। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में सबसे पहले डिस्कस करेंगे मोनोएटॉमिक गैस को। मोनोएटॉमिक गैस क्या होती है बताएं एक बार? सिंगल एटम हो जिसमें
डायटोमिक जहां पे दो एटम हो एक मॉलिक्यूल में। मोनोटोमिक गैस का एग्जांपल बताएं। ओह, ये मोनोटोमिक NO2, जिसमें बोल रहे हो टू बोल रहे हो, मोनो माने सिंगल। हीलियम, हीलियम गैस है वो He के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है ना। आपकी ओ ऑक्सीजन O2 में रहती है हमेशा, नाइट्रोजन N2 में रहती है ना। तो या फिर नोबल गैस की बात कर लें, नियोन आर्गन, वो भी सिंगल में रहते हैं। वो गैस नहीं है ना बेटा, मोनोटोमिक गैस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मोनोटोमिक गैस में आपका एग्जांपल आपने बताया, आप नियोन बोल दें चाहे तो ना, नोबल गैस नियोन। ठीक है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मतलब है एक मोनोटोमिक गैस है, उसके पास मूव करने की कितनी फ्रीडम है, वो क्या एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर सकती है, वाई के अलोंग, यस, जेड के अलोंग। तो जो मोनोटोमिक गैस होती है उसके पास 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं। जो मोनोटोमिक गैस है वो ट्रांसलेट कर सकती है इस डायरेक्शन में, इसमें और इसमें, तीनों में। तो 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर देयर विद मोनोटोमिक गैस। ठीक, सेकंड देखते हैं, डाई एटॉमिक। हाँ भाई, क्या समस्या है बताओ यार, कोई समस्या है? यहाँ क्या जा, क्यों बोल रहा है, मेरे से पूछो यार। डायटोमिक गैस का एग्जांपल बताओ फटाफट। O2, O2 इसका है। अगर आपके आपके पास एक O2 का मॉलिक्यूल है, बताएं वो तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है ना। तो ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 है उसके पास। ठीक है, ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम उसके पास 3 है। रोटेशन, इसके बाद ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलावा एक आपके पास रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। रोटेशनल आप ऐसा समझें कि जैसे ये मार्कर है या पेन जो भी है, इसके दोनों एंड के ऊपर ओ ओ एटम्स रखे हैं और उससे आपका O2 मॉलिक्यूल बना हुआ है ना। दोनों एंड पे ओ ओ एटम्स रखे हैं। तो क्या ये जो मॉलिक्यूल है वो इस एक्सिस के राउंड रोटेट कर सकता है? ठीक है, इस एक्सिस के राउंड, इस एक्सिस के राउंड रोटेट होने का कोई मीनिंग है क्या? देखो, हम बेसिकली यहां से डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के कॉन्सेप्ट से इसको रिलेट करेंगे एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी से। तो जो 3 डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो आपके तीनों डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। रोटेशनल, अगर ये ऐसे है मॉलिक्यूल तो ऐसे रोटेट कर सकता है इसके राउंड, ये वाली एक्सिस आप जेड मान लो, ये वाले आप वाई मान लो, तो वाई के राउंड भी कर सकता है। एक्स के राउंड ऐसे रोटेट करने का कोई मीनिंग नहीं है, जैसे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पढ़ा था। अगर मैं कहूं लेट्स से कि ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास 1 kg है, इसका मास भी 1 kg है, ये डिस्टेंस 2 मीटर है, ये डिस्टेंस भी 2 मीटर है, बताएं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? सब लोग निकालें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकुलर सिस्टम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr², उसका बेसिक फॉर्मूला होता है। जितने पार्टिकल्स हैं उनका mr² को आप ऐड करते हैं, तो यहाँ पे m इंटू r² करके I निकलता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिग्निफिकेंस क्या होता है? 2 टर्म है आपके पास, इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब है जितना पार्टिकल का इनर्शिया ज्यादा उसका उतना उसको ट्रांसलेट करना डिफिकल्ट, और जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा उसका उतना रोटेट करना डिफिकल्ट। मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आपकी काइनेटिक एनर्जी बनती है हाफ I ω²। कुछ हल्का हल्का याद आ रहा है पिछले जन्म की बातें? रोटेशनल मोशन में हमने कुछ पैरेलल्स डिसाइड किए थे, एक्स, थीटा, वी, ओमेगा, ए, अल्फा। वहीं पे आपका m की जगह I आता है ना। तो काइनेटिक एनर्जी वहां पे अगर हाफ mv² होती है तो यहाँ पे हाफ I ω² होती है।
यहां पे कुछ आई की वैल्यू आएगी। इसी केस में अगर मैं, ये दो पार्टिकल्स हैं और पॉइंट साइज पार्टिकल्स हैं, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अराउंड निकालना चाहूं तो 0 आएगा। वाई? क्योंकि पार्टिकल आपके एक्सिस के ऊपर ही है, एक्सिस के ऊपर है तो r 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब जब वो अपनी एक्सिस पर ही रोटेट करेगा मॉलिक्यूल, तो उसके पास उसके करस्पॉन्डिंग कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, है ना। तो जब भी डायटोमिक मॉलिक्यूल होगा वो दो एक्सिस के अराउंड रोटेट करेगा, उस रोटेशन का ही सिग्निफिकेंस है। जो तीसरी वाली एक्सिस है इसके अराउंड उसके रोटेशन का सिग्निफिकेंस नहीं है। इसलिए रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर 2 इन दिस केस। बताइए बात समझ में आएगी नहीं आएगी? पक्का वेदांत? ठीक। इसके बाद हम चलते हैं पॉली एटॉमिक लीनियर गैस। किसमें? सिंगल पार्टिकल में उसकी एक्सिस के अराउंड, चाहे आप ये वाली लें, चाहे ये वाली लें या ये वाली लें, उसमें रोटेशन का कोई मीनिंग नहीं रहेगा क्योंकि पार्टिकल हमेशा एक्सिस पे ही रहेगा। तो मोनोएटॉमिक गैस में रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होती है, सिग्निफिकेंस नहीं होता। डायटोमिक में आपके दो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेंगे। अगर यहां पे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं क्या? 0 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और 0 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसी में थर्ड केस बना सकते हैं आप, पॉली एटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल। बताएं कोई एग्जांपल जो पॉली एटॉमिक माने दो से ज्यादा एटम हो उसके अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर, और लीनियर हो। O2, CO2। CO2 लीनियर होता है क्या? होता होगा, होता ही होगा। C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ऐसा ये रहता है। ठीक, तो यहां पर ये तीनों एक ही लाइन में कुल मिला के आप ऐसा मान सकते हैं कि ऐसे ऐसे, ये मैंने सर्कल्स उन एटम्स को के लिए डिनोट किए हैं। अब बताएं ऐसा मॉलिक्यूल होगा तो उसमें ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? ट्रांसलेशनल तो हमेशा 3 ही रहेंगे ना, इस साइड भी मूव कर सकता है कितना, कैसा ही मॉलिक्यूल हो। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम R3, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आप 3 बता रहे हैं, 3, 0, 2 होंगी क्योंकि सेम है। देखो आप यहाँ पे अंतर क्या आया है, दो एटम्स यहाँ पे एक बीच में है, तो इसके एक्सिस के राउंड रोटेशन का मीनिंग है इसके राउंड है, इस एक्सिस के राउंड कोई मीनिंग नहीं है उस रोटेशन का। अगर जो मॉलिक्यूल के थ्रू पास करेगी लाइन, उस एक्सिस के राउंड कोई मीनिंग नहीं है उस रोटेशन का। बात समझ में आई? ठीक है, तो यहाँ पे रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? 2। फोर्थ केस करते हैं, पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल बताएं, कोई पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हो और आपका लीनियर ना हो। NO2, हाँ NO3 भी रहेगा, NO2 भी रहेगा, सारे आपके H2O बाकी वेपर फॉर्म में गैस बन जाती है, H2O। पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल में ट्रांसलेशनल कितने होंगे बताओ? ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भाई लोगों बोलो यार, 3। आदित्य जाग जा, क्या बना दिए, गलत बना दिया क्या? ये आप जाग रहे हैं क्या, ये चेक करने के लिए था आप जाग रहे हैं, ये अकेला जाग रहा है। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी 3 है, इसमें रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होंगी? 3 होंगी इसमें, है ना।
यहां पर तीनों एक्सिस के अराउंड रोटेशन का मीनिंग है, क्योंकि अगर तीनों एक लाइन में होते तो उस एक्सिस के अराउंड नहीं होता। यहाँ पे ट्रांस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या करें, ट्रांसलोकेशन नहीं है, ट्रांसलेशनल है। ट्रांसलेशनल मतलब सीधी सीधी मोशन, लीनियर मोशन, ठीक है। तो ये हमने देखा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का क्या कॉन्सेप्ट है। हमने टॉपिक का नाम लिखा था क्या, इक्वी पार्टीशन थ्योरम, उसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पढ़ी है। ये देखिए आप, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, इसके सब टॉपिक में हमने ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट किया है। अब देखते हैं थ्योरम क्या कहती है। पहले आप वर्ड्स में लिखेंगे फिर समझाऊंगा। टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, क्या लिख रहे हैं हम, ये लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी का जो मेन स्टेटमेंट है वो लिख रहे हैं। लिखें, टोटल काइनेटिक एनर्जी, total kinetic energy of a gas molecule total kinetic energy of a gas molecule is equally distributed among its all degrees of freedom, among its all degrees of freedom, and energy associated with each degree of freedom, and energy associated with each degree of freedom at absolute temperature T, at absolute temperature capital T आएगा, at absolute temperature T is half kBT. इस बात का मतलब समझे हम एक बार, कोई आपका एक मॉलिक्यूल है, हमने 4 केस किए, उसमें कोई सा केस उठा लें आप, हर में डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग है। सब बताएंगे एक बार। मोनोएटॉमिक गैस में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 3। डाई एटॉमिक में टोटल 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, ठीक है। और आपका पॉलीएटॉमिक लीनियर, उसमें कितनी है, 5। और पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर में 6। तो सब में अलग अलग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। स्टेटमेंट बोल रही, क्या बोल रही है, एक पार्टिकल की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वो सभी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। कहने का मतलब, अगर एक पार्टिकल के पास मैं कहूंगी 100 जूल है, 100 जूल एनर्जी है, और उसके पास 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी 20-20 जूल होगी। वो बराबर बराबर बटी होती है हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। अगर मैं कहूँगी काइनेटिक एनर्जी, मान लो कि मोनोटोमिक की बात कर रहे हैं, मोनोटोमिक की बात कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी 3 पार्ट्स में टूट सकती है, हाफ mvx², हाफ mvy², हाफ mvz², और तीनों बराबर रहेंगी उस पार्टिकल की। देखो एक बात सोच के देखो, आप सिंगल पार्टिकल को पिक कर रहे हो और वो रैंडमली मूव कर रहा है, मोनोटोमिक गैस है ना। जब पूरा घूम घुमा के आ जाएगा और एक लंबे टाइम के बाद आप उसके चेक करोगे कि कितनी देर एक्स में मूव किया है, कितनी देर वाई में, कितनी देर जेड में, तो आप पाओगे कि सेम मूव किया है। तो एवरेज एनर्जी उस पार्टिकल की तीनों डायरेक्शन में बराबर रहेगी। ऐसा हो सकता है कि एक किसी इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी सेट ज्यादा है, लेकिन जब एवरेज करोगे तो तीनों में बराबर बराबर बटेगी। ये बोलती है आपकी इक्वी पार्टीशन, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी थ्योरम, ठीक है। और फिर बोला इसने कि जो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एनर्जी अवेलेबल है वो है हाफ के बी टी। यहाँ पे के बी क्या है, वही बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और टी क्या आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। आदित्य एक बार समझा दे क्या बताया इसमें, इस थ्योरम में क्या कह रहे हैं। यार बहुत सीधी सी बात है, कोई बता सकता है, स्नेहा बताओ।
वेरी गुड, सिंपल सी बात है। दोबारा रिपीट करूं क्या? बतानी आनी चाहिए यार, अगर कॉम्प्लिकेटेड हो तो मैं खुद ही मान लूंगा कि ये नहीं बता पाएंगे, जैसे लास्ट वाला डेरिवेशन था, बट ये बात बहुत सिंपल है। काइनेटिक एनर्जी हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में बराबर बराबर बटी होती है और उसकी वैल्यू हाफ के बी टी होती है। ठीक, हाँ जी बच्चों, हाँ जी, नहीं नहीं 20 जूल का एग्जाम्पल दिया मैंने, बस ये बताया मैंने एक पार्टिकल की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए बराबर बराबर रहेगी। इनमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, अब बात समझे नहीं। मान लो कि ये कह रहे हैं कि मान लो कि 3 पार्टिकल्स हैं एक मॉलिक्यूल में, इनके अंदर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है, इस पार्टिकल की एक एवरेज एनर्जी है, उस पार्टिकल की एवरेज एनर्जी इसके जितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 थे, तो इसकी जो एवरेज एनर्जी है वो पांचों में बराबर बराबर बटेगी और सब में वो होगी हाफ के बी टी। किसी एक पार्टिकल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में बराबर बराबर बटेगी, के कटेगा सब में बटेगा। इतना ही करते हैं, ऐसी शक्लें बनाते हो तुम लोग ना जैसे तुम्हारा किडनी मांग लियो। बाय।